नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। आज का टॉपिक है देखिए यूपीएससी का टेस्ट जिसमें कि हम लोग टेस्ट नंबर 16 करने वाले हैं जो कि आपके आपके लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए हमारे चैनल पर ही पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप इस सफ़र में हमारे साथ हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए, अब इसको शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले आंसर कौन देगा। तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल धौलावीरा अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह कर्क रेखा पर स्थित है। दूसरा है, धौलावीरा जलाशयों सहित अपनी सुविकसित जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। और तीसरा है, यह स्थल एक गढ़ दुर्ग, एक मध्यवर्ती नगर और एक निम्नवर्ती नगर में विभाजित है। और चौथा है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चलिए, अब इसका कोड देख लीजिए। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है 1 2 3 या 3 और 4, या तो 1 2 4 या तो 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, इसका आंसर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल धौलावीरा अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो ये देखेंगे, यह कर्क रेखा पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, यह कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है। वही दूसरा है, धौलावीरा जलाशयों सहित अपनी सुविकसित जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो सही बात है, जाना जाता है। तीसरा है, यह स्थल एक गढ़ यानी दुर्ग, एक मध्यवर्ती नगर और एक निम्नवर्ती नगर में विभाजित है। तो तीसरा तीसरा भी सही है। चौथा है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में ये स्थल घोषित किया गया है। तो ये भी सही है। यानी कुल मिला के अगर देखेंगे तो इसमें आल यानी कि सभी के सभी कथन सही है। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगेगा। चलिए देखिए कि कितने लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी है उसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सत्यजीत रे अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा है, राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है और दिख रहा है कि ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों कथन सही और ऑप्शन डी है कोई कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अय्या थे, भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया थे। पहला कथन गलत हो जाएगा, सत्यजीत रे नहीं है, भानु अथैया है। वही दूसरा है कि राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दूसरा कथन सही है। ठीक है, देखिए 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, ऐसे भारत की पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यह पता है आपको कि यह एक मुख्य फ़िल्म भी थी और इसमें इसने जो है उभरते भारतीय फ़िल्म उद्योग की नींव भी रखी। ऐसे भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी कारक के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएँगे? बी लगा देंगे, ओनली 2। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है। चंद्रकेतुगढ़ स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह स्थल कई टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, यहाँ ब्राह्मी और खरोष्टी के संयोजन में उत्कीर्ण अभिलेख पाए गए हैं। तीसरा है, यह उड़ीसा में अवस्थित है। चौथा है, यहाँ आभूषणों के साथ केश सज्जा वाली स्त्री प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए,
तो चंद्रकेतुगढ़ के बारे में है। यह स्थल कई टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही आंसर है। वही दूसरा है, यहाँ ब्राह्मी और खरोष्टी के संयोजन में उत्कीर्ण अभिलेख पाए गए हैं, तो ये भी कथन सही है। कह रहा है यह उड़ीसा में अवस्थित है, तो ये कथन गलत है। यह उड़ीसा में अवस्थित नहीं है। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कोलकाता से 25 मीटर दूर में मील दूर है, उत्तर पूर्व में 24 परगना। वही चौथा देखेंगे तो चौथा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा कि यहाँ आभूषणों के साथ केस सज्जा वाली स्त्री प्रतिमाएं बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि गलत पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे आचरणों और प्रतिज्ञाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रसिद्ध एक सर्वव्यापी एवं सर्वगुण संपन्न बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है और अक्सर हाथी की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है? कौन सा कथन सही होगा? अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, सामंतभद्र, मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सामंत भद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामंत भद्र। ये जो ऊपर विशेषताएं बताई गई है ना, ये सामंत भद्र की विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। ये आचरण, व्रतों और नैतिकता के महत्व पर भी बल देता है। चलिए 6 नंबर देखेंगे। जैनियों के आदि पुराण को संस्कृत में किसने लिखा? अमोघ अमोघ वर्ष प्रथम, जिनसेन, गुणभद्र, कृष्ण द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। जैनियों के आदि पुराण को संस्कृत में किसने लिखा था? तो ये लिखा था जिनसेन ने। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जिनसेन। देखिए जिनसेन ने जैनियों के आदि पुराण की रचना की। यह पुस्तक पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके पुत्र भारत भरत और बाहुबली की कहानी से संबोधित है। किसके? ऋषभदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित भू राजस्व प्रणाली पर विचार कीजिए। गल्ला बक्सी प्रणाली, नस्क प्रणाली, दहसाला प्रणाली। उपयुक्त भू राजस्व प्रणालियों में से कितनी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो किसको बताना है? भू राजस्व प्रणालियों में से कितनी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी? गल्ला बक्सी प्रणाली था, नस्क प्रणाली था, दसाला प्रणाली था, सभी गए इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, सभी के सभी हो जाएगा, ठीक है। दसाला, नस्क और गल्ला बक्सी। अच्छा, इसमें दसाला का मतलब क्या होता है? देखिए अकबर ने दसाला क्या है? अकबर ने 1580 में इसकी शुरुआत की थी और इस प्रणाली के तहत पिछले 10 को क्या बोलते हैं, 10 वर्ष के दौरान यह अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उनकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया जाता था, ठीक है। अच्छा, नस्क क्या होता था? नस्क, देखिए यह किसान द्वारा अंतिम, यह नस्क जो है ना, नस्क, ये किसान द्वारा ये अतीत में, मतलब जो पहले में जो अदा किए जाने वाले राजस्व के आधार पर उसकी मौजूद देनदारी के बारे में लगाया गया एक समान हिसाब होता था, उसको बोलते थे नस्क, ठीक है। अच्छा, उसमें भी एक अलग इससे होता था जो पोजल भूमि, प्रति भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि, इसके बारे में जानते होंगे आप, ठीक है। यहाँ मैं टेस्ट करा रहा हूँ, तो मतलब हिस्ट्री तो पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो इसको जान लीजिए कि गल्ला, नस्क और दसाला ये सभी अकबर के शासनकाल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन करिए। आपके सामने ऑप्शन आता है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, मतलब 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 3 4, या ऑप्शन डी है 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी में है सभी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए।
तो देखिए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय यूनानियों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनके सिक्कों पर एक तरफ राजा और दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को दर्शाया गया था। वही दूसरा है, भारतीय यूनानी सिक्कों पर यूनानी, ग्रीक और खरोष्टी में द्विभाषी लेख अंकित थे। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो उनके सिक्कों पर एक तरफ राजा और दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को दर्शाया गया था, ये कथन सही है। वही दूसरा है, भारतीय यूनानी सिक्कों पर यूनानी यानी ग्रीक और खरोष्टी में द्विभाषी लेख अंकित थे, तो ये भी कथन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों ही कथन सही है। ठीक है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा पद मनी म्यूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण। दूसरा है, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों हेतु निवेश के अवसर। तीसरा है, रियल एस्टेट में आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां। और चौथा है, आर्थिक अपराधों में मध्यस्थता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 म्यूल फ्यूल, अरे म्यूल फ्यूल कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मनी म्यूल, मनी म्यूल। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप में से बहुत लोग थोड़ा ये देते रहते, मतलब आंसर देते थे, थोड़ा थक गए होंगे। तो चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। स्टोरी क्या है कि एक कछुआ और खरगोश का, जो कि आपने सुना भी होगा बहुत बार, नया नहीं है, बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में क्या है कि कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ आयोजन हुआ था। हमें ये कहानी पहले भी सुनाई सुनाई गई है। जहाँ तक कछुआ अपनी मेहनत, धैर्य और धैर्य से जीतता है, लेकिन यहाँ इस कहानी का कुछ नया अधारा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खरगोश जो है, खरगोश ने अपनी पिछली गलती से सीखा और इस बार उसने भी मेहनत करने का निर्णय लिया। कछुआ और खरगोश दोनों ने रेस की शुरुआत से ही तेजी से दौड़ लगाई। खरगोश ने तय किया कि वह इस बार बीच में नहीं रुकेगा और कछुआ अपनी धीमी गति से लेकिन लगातार चलता रहा। रेस खत्म होने के करीब ही था कि दोनों लगभग एक ही समय में लक्ष्य तक पहुंच गए थे। मतलब दोनों ही, मतलब यहाँ तक पहुंचना था, दोनों ही एक समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन तब तक एक नई बात सामने आई। दोनों ने महसूस किया कि रेस जीतने से ज़्यादा ज़रूरी था कि उन्होंने अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया, ठीक है? और अपने आलस और डर को पीछे छोड़ दिया। खरगोश ने क्या कहा? खरगोश ने कहा कि आज मैंने सीखा कि अगर मैं अपनी गलतियों से सीखूं और मेहनत करूं, तो मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। वही कछुआ कछुआ क्या बोला? कछुआ बोला कि मैंने सीखा कि गति चाहे धीमी हो, लेकिन यदि मैं निरंतर प्रयास करता रहूं तो जीत मेरी होगी। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी और यह तय किया कि अगली बार वे टीम बनाकर किसी बड़ी रेस में हिस्सा लेंगे। दोनों टीम बनाकर बड़ी हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो कछुआ क्या सिखाता है हमें? कछुआ क्या सिखाता है कि हमें धैर्य और निरंतरता की सफलता की कुंजी है। ठीक है, अगर धैर्य रखे रहेंगे, अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता की कुंजी है। ले वही खरगोश, तो खरगोश ने क्या सिखाया? खरगोश सिखाता है कि गलतियों से सीखना और आलस छोड़कर मेहनत करना सफलता को निश्चित बनाता है। तो जब आप यूपीएससी जैसे बड़े टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जब टेस्ट दे रहे हैं या बड़े तैयारी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो कछुआ बने जो निरंतर चलते रहता है और खरगोश बने जो गलतियों से सीखता है। अगर आप दोनों गुण अपनाते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। तो अब चलिए इस रेस की तरह अपने टेस्ट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज कौन अपनी मेहनत से टॉपर बनता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 11। विष्णुपद मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दूसरा है, यह बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का।
क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, सही है। यह बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये कथन गलत है। ये कहाँ पर है? तो ये फल्गु नदी वहाँ पर है। फल्गु नदी 1787 में कराया गया था। 1787 में फल्गु नदी के तट पर बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे, ओनली 1 होगा। जिनका भी ये है उनका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को ईश्वर में विलीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और पर्याप्त ज्ञान के बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वही दूसरा है, रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। और सही आंसर, शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य को ईश्वर में विलीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और पर्याप्त ज्ञान के बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। वही दूसरा है, रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि दोनों के दोनों ही कथन सही है। दोनों के दोनों ही कथन सही है। तो चलिए इसी साथ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बिना किसी मिट्टी के कार्टज स्टोन पाउडर, पाउडर ग्लास, मुल्तानी मिट्टी और बोरेक्स के एक अद्वितीय मिश्रण से बनाया जाता है। वही दूसरा है, इसका विशिष्ट रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। तीसरा है, कारीगर विस्तृत पुष्प, पक्षी और ज्यामितीय रूपांकनों को बनाने के लिए हाथ से पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। और चौथा है, इसे कम तापमान पर पकाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट अर्ध पारदर्शी कलाकृति प्राप्त होती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? कौन सा कथन सही होगा? सुरई पाटरी, कांगड़ा पाटरी, ब्लू पाटरी, खुर्जा पाटरी? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से। इसे बिना किसी मिट्टी के कार्टज स्टोन पाउडर, पाउडर ग्लास, मुल्तानी मिट्टी और बोरेक्स के एक अद्वितीय मिश्रण से बनाया जाता है। इसका विशिष्ट रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। कारीगर विस्तृत पुष्प, पक्षी और ज्यामितीय रूपांकनों को बनाने के लिए हाथ से पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। और इसे कम तापमान पर पकाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट अर्ध पारदर्शी कलाकृति प्राप्त होती है। किसके बारे में बात कर रहा है यह? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन, सुरई पाटरी, कांगड़ा पाटरी, ब्लू पाटरी, खुर्जा पाटरी। आपका ऑप्शन इसमें जिसका भी सी है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ब्लू पाटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू पाटरी। ठीक है, ब्लू पाटरी देखिए, ये जयपुर राजस्थान में प्रचलित एक अनोखा पाटरी शिल्प है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, साम्राज्य भुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था जिनका मुखिया ऊपरीक होता था। और दूसरा है, दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। और तीसरा देखेंगे, गुप्त साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़े नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता थी। कितने कथन सही होंगे? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 14, गुप्तकालीन के संदर्भ में है। चलिए बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। साम्राज्य भुक्ति नामक प्रभागों में विभाजित था जिनका मुखिया ऊपरीक होता था। ऊपरीक सही है। दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है, गुप्त साम्राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए मौर्य साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़े नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, शाही प्रशासन का अधिकांश हिस्सा सामंतों और लाभार्थियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था
और साथ ही मौर्य राज्य के विपरीत गुप्त राज्य व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को विनियमित नहीं करता था, तो इसलिए गुप्त शासकों को मौर्यों की भांति अधिक अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो तीसरा कथन गलत, पहला कथन दूसरा कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, केवल 1 और 2 हो जाएगा इसमें से, ठीक है। जिसको भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वो आंसर करेगा 1 और 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या है कि रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने के दौरान अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना है। और दूसरा है, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 2029 में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने के दौरान अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना है, सही है। दूसरा है कि इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, क्या सही है? ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन सही है, इसमें से दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इस्लामी वास्तुकला और संकेत। मेहराब मस्जिद में उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ियाँ। किबला लिबान, ये है मक्का की दिशा में बनी मस्जिद की दीवार। मिंबर, ये हो जाएगा मक्का की दिशा में इंगित करने वाला प्रार्थना कक्ष। कौन सा सही है इसमें से? 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है तीनों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखेंगे। मेहराब, मेहराब कह रहा है मस्जिद में उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ियाँ। क्या सही है? गलत हो जाएगा। देखिए ये है आपका, मध्यकाल में एक शहर में एक ही जामा मस्जिद होती थी और अपने आसपास के इलाकों के साथ आम जनता अर्थात मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के जीवन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो मेरा अब क्या हो जाएगा? ये लगाएंगे मक्का की दिशा को इंगित करने वाला प्रार्थना कक्ष, यानी कि ये पहला का हो जाएगा, तीसरा में है किबला लिवान। तो ये किबला लिवान देखिए सही है कि मक्का की दिशा में बनी मस्जिद का दीवार। अब देखेंगे मिंबर, मिंबर क्या था? मिंबर, मिंबर हो जाएगा ये जामा मस्जिद का है। मस्जिद में उपदेशक द्वारा मंच के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सीढ़ियाँ थी ये। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब पहला का लगा दिया तीसरा में और तीसरा का लगा दिया पहला में और दूसरा का वाला कथन हो जाएगा सही। ठीक है, फिर से देख लेंगे, इसमें दूसरा कथन सही है और बाकी पहला का चेंज किया है तीसरा से और तीसरा का चेंज किया है पहला से। ओके, यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय शैल कला के संदर्भ में विषय वस्तु और कलात्मक तकनीकों की दृष्टि से लखुडियार और भीमबेटका चित्रकला की शैलियाँ किस प्रकार भिन्न हैं? लखुडियार चित्रकला प्रकृति रंगों के उपयोग के लिए जानी जाती है, जबकि भीमबेटका चित्रकला कृत्रिम रंगों का उपयोग किया गया है। ठीक है, वही दूसरा इसमें कथन दिया है, दूसरा ऑप्शन है। लखुडिया चित्रकला में ज्यामिति पैटर्न और एकल छड़ी जैसी मानव आकृतियां पर बल दिया गया है, जबकि भीमबेटका में शिकार, नृत्य और घरेलू गतिविधियों सहित विभिन्न प्रकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। तीसरा और चौथा देखेंगे। लखुडिया चित्रकला में हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जबकि भीमबेटका बौद्ध विषयों पर केंद्रित है। और चौथा है, भीमबेटका चित्रकला में केवल सफ़ेद लाल रंगों का उपयोग किया गया है, जबकि लखुडियार चित्रकला में सफ़ेद, पीले, लाल, गेरू, बैगनी, भूरे, हरे और काले सहित रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया गया है। कौन सा होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 17। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 17।
तो चलिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लकुडियार चित्रकला में ज्यामिति पैटर्न और एक छड़ी जैसी मानव आकृतियां पर बल दिया गया है, जबकि भीमबेटका में शिकार, नृत्य और घरेलू गतिविधियों सहित विभिन्न प्रकार के दृश्य दर्शाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आप देखना चाहेंगे वो पत्थर जिसपे चित्रकला बना गया है, एकल छड़ी वाला, मानव आकृतियां वाला? चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे मानव है, यहाँ पर मानव दिख रहा होगा, ये जो गोल ऐसे बनाया गया है ना, ये है मानव। इसके अंदर मानव दिख रहा होगा, छड़ी लेकर चल रहा है, उसी को दर्शाया गया है। यहाँ पे लिखा भी है हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर लकड़ियार उत्तराखंड का। ये भी उत्तराखंड का है, देखिए यहाँ पे निशान से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपके सामने। 18 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म और दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा, संसार की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म जन्म का चक्र, दुख से पूर्ण मुक्ति, भगवान शिव का तांडव नृत्य या शाश्वत आनंद की स्थिति? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू धर्म और दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा, संसार, यह जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म का चक्र, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है, जिसका डेथ बर्थ हुआ है, बॉर्न हुआ है वो, उसकी डेथ तय है, और ये जीवन चक्र हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा। यही है ऑप्शन नंबर ए लग जो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में राजा देवपुत्र की उपाधि का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। वही दूसरा है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व दिया जाता था। और तीसरा है, मौर्य शासन के दौरान गंभीर अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड निषिद्ध था। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मौर्य साम्राज्य में देवपुत्र देवपुत्र कह रहा हूँ, राजा देवपुत्र की उपाधि का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का पुत्र। क्या कथन सही है? ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए वो उपाधि का इसका क्या था, मौर्य राजाओं में देवपुत्र नाम उपाधि जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र है, प्रयोग नहीं किया गया था। यह उपाधि कुषाण वंश, विशेष रूप से कुषाण सम्राट कनिष्क के साथ निकटता से जुड़ा गया है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में नहीं था ये। वही मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व दिया जाता था, वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? देखिए, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि राजस्व नहीं दिया गया, इसके बजाय अधिकारियों को केंद्रीय खजाने से वेतन दिया जाता था, केंद्रीय खजाने से वेतन। तीसरा है कि मौर्य शासन के दौरान गंभीर अपराधों के लिए भी मृत्युदंड निषिद्ध था। तो ये कथन भी गलत है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक अशोक को कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को बढ़ावा दिया गया, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि मौर्य प्रशासन के दौरान सभी गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड निषिद्ध था। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर लगाएंगे आप डी, कि कोई कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद बाई मेटेलिक नीफे सिस्टम किसे संबंधित है? बीएनएस। बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए उन्नत सामग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सुपर कंडक्टर, जल विभाजन के माध्यम से प्रभावी ऑक्सीजन उत्पादन, चौथा है कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीक। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जल विभाजक के माध्यम से प्रभावी ऑक्सीजन उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ओके, देखिए एक नवीन अध्ययन में दावा किया गया है कि जल के विभाजन के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक द्विधात्विक निकेल आयरन स्तरित डबल हाइड्रोक्साइड प्रणाली सबसे प्रभावी सिद्ध हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इसमें अब आगे बढ़ेंगे। 21। चलिए सातवाहन राजवंश के संदर्भ में है। सातवाहन राजवंश के संदर्भ में कटक और स्कंधावर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, ये अधिकारी थे जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का नेतृत्व करते थे। दूसरा है, ये सामंतों की सर्वोच्च श्रेणी थी जिन्हें सिक्के ढालने का अधिकार था। तीसरा है, ये सैन्य शिविर थे जो राजा के
राजा के वहाँ ठहरने तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। और चौथा चौथा क्या है कि ये ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिए जाने वाले कर मुक्त गांव थे। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बताइए। सातवाहन राजवंश ने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक मध्य और दक्षिणी भारत के बड़े एक हिस्से पर शासन किया था। वही प्रमुख सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को हराया और नहपान के छरात चरात वंश को भी नष्ट कर दिया था। ठीक है। और उसमें देखेंगे कि सातवाहन शासन के सैन्य चरित्र उनके शिलालेखों में कटक और स्कंधावार जैसे शब्दों के समान उपयोग भी स्पष्ट हैं। और ये सैन्य शिविर और बस्तियां थी जो तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करती थी जब तक राजा वहां रहता था। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ शिविर था जो राजा वहां ठहरने तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अब। 22 है, केंद्रीय बजट 2024-25 देखिए लेटेस्ट डाटा है 2024-25 शुरू की गई कौशल ऋण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब इसको छोड़िए, अब ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें है कि ये इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है, इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि 1.5 लाख रुपए है। और तीसरा है 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष तक है। कितने सही होंगे इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए बताइए 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ये संचालन इसका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कि पहला कथन गलत हो जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ है। ठीक है, वित्त मंत्रालय। इस योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण 1.5 लाख रुपए है। क्या सही है? न्यूनतम है कि अधिकतम? अधिकतम 1.5 लाख कह रहा है। बताइए। तो देखिए इसमें देखेंगे तो 7.5 लाख रुपए तक का हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो इसमें पाठ्यक्रम में कहा भी गया था न्यूनतम ऋण 5,000 और अधिकतम 1.5 लाख का। लेकिन अगर उसका पूरा अगर ब्यौरा देखेंगे तो अभी हालिया जो नया वाला शुरू हुआ है उसमें मॉडल कौशल ऋण के संशोधित किया गया है और सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष को माध्यम से 7.5 लाख रुपए तक का ऋण का गारंटी की सुविधा दिया गया था। ठीक है, 7.5 लाख हो चुका है अब, पहले 1.5 लाख था। और तीसरा है कि 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष तक की है। तो 5 वर्ष तक के नहीं बल्कि ये 3 वर्ष का है। ठीक है, 3 वर्ष का है। सभी कथन गलत है, इसमें से सभी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, कोई भी कथन सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। प्राचीन भारत के विभिन्न शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिलालेख और विवरण। रबातक शिलालेख कर रहा है चेर शासक की 3 पीढ़ियों का संदर्भ प्रदान करता है। दूसरा है हाथी गुफा शिलालेख, यह कह रहा है जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना अभिलेखीय संदर्भ। और पुगल्लूर शिलालेख यह कह रहा है कनिष्क साम्राज्य के रक्त संबंध और विस्तार के बारे में उल्लेख करता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन है केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, सभी तीनों या तो कोई नहीं। वही सेम ऑप्शन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए देखिए, रबातक शिलालेख का मिलान करेंगे तीसरा से, जो कि है कनिष्क साम्राज्य के रक्त संबंध और विस्तार के बारे में उल्लेख करता है। और हाथी गुफा शिलालेख ये जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना अभिलेख है। ये सही सुमेलित है। और तीसरा तीसरा है पुलगुर शिलालेख, तो यह है आपका, ये किसमें है? यह तमिलनाडु के कुरूर जिले के पुलगुर क्षेत्र में पाया जाने वाला एक उल्लेखनीय प्राचीन तमिल बरादी शिलालेख है जो कि चेर राजाओं की वंशावली प्रदान करता है। यानी कि ये वही तीसरा संबंधित है कि चेर शासक की 3 पीढ़ियों का संदर्भ प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला का मिलान करेंगे तीसरा से और तीसरा का मिलान करेंगे पहला से, और दूसरा तो मिला हुआ है। यानी कि इसमें कितने कथन मिले हुए हैं? केवल एक कथन मिले हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, केवल एक युग्म सुमेलित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है मनोरंजन और बॉक्स ऑफिस की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाली अत्यधिक वाणिज्यिक सूत्रबद्ध
फिल्मों की विशेषता वाला एक आंदोलन है। दूसरा एक एक विधा जो मुख्य रूप से विस्तृत दृश्य प्रभावों के साथ काल्पनिक और पौराणिक कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। और तीसरा और चौथा देख लीजिए। फिल्म निर्माण की एक शैली जो अपने अतिरंजित एक्शन दृश्यों और स्टार केंद्रित कथाओं के लिए जानी जाती है। चौथा है यथार्थवादी कथाओं की विशेषता वाला एक आंदोलन जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है, जिसमें मजबूत चरित्र पात्र संचालित कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कितने कथन सही होंगे इसमें से? क्वेश्चन नंबर 24 समानांतर सिनेमा का बता रहा है। ठीक है, समानांतर सिनेमा। तो चलिए, इसमें आपका लगेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यथार्थवादी कथाओं की विशेषता वाला एक आंदोलन जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है, जिसमें मजबूत चरित्र पात्र संचालित कहानियों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला के एक शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का उपयोग है। इस शैली की मूर्तियां स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनमें किसी भी तरह की नग्नता नहीं है। बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल आकर्षक रूप से सजाया गया है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस कला शैली का उल्लेख किया गया है? गंधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, अमरावती शैली। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए फटाफट करते हैं। ये है सारनाथ शैली का, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सारनाथ शैली का है। ठीक है, मूर्तिकला की सारनाथ शैली का उद्भव उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकटतम सारनाथ में गुप्त काल, जो कि 4 से 6वीं शताब्दी के दौरान हुआ है। 4 से 6 शताब्दी। चलिए 26 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कायस्थ मुख्य रूप से किस भूमिका के लिए जाने जाते हैं? योद्धा, पुजारी, लिपिक या व्यापारी? 26 किसके लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, भूमि अनुदानों ने कायस्थ वर्ग की संख्या में वृद्धि की। कायस्थ मूलतः लिपिक थे। क्या थे? लिपिक थे। और वे भूमि अनुदान दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और लिखने में उनकी विशेषज्ञता थी, जो स्वाभाविक रूप से भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि के साथ उनका महत्व भी बढ़ गया था। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा नगरों और जिन नदियों के किनारे ये नगर स्थित है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल नदी, और चंद्रहुदड़ो दिया है सिंधु, कालीबंगा दिया है घग्गर, बनावली दिया है लूनी। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, तो कोई नहीं। 27। चलिए, चंद्रहुदड़ो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, बनावली लूनी ये गलत हो जाएगा। ये चूकी सरस्वती नदी पर है, सूख चुकी है ये। ठीक है, सूख चुकी है, सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती नदी सूख चुकी है ये। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो होगा। चलिए 28 नंबर देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा किंडलिन प्रोटीन संबंधित है किससे? घाव भरने की प्रक्रिया से, अंग प्रत्यारोपण से, प्रतिरक्षा प्रणाली के दमन से, या कैंसर उपचार से उपाय से? 28 किंडलिन प्रोटीन। किंडलिन प्रोटीन देखिए, ये संबंधित है कैंसर उपचार से जुड़े उपाय से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 29 नंबर। गुर्जर पतिहार वंश के किस एक शासक ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपने शासन का विस्तार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण बंगाल और बिहार के पाल राजा धर्मपाल के साथ संघर्ष हुआ? नागभट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज या नागभट्ट? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, वत्सराज। ठीक है, वत्सराज। इस वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। गुर्जर पतिहार की हो रही है, हाँ, गुर्जर पतिहार के वंश की स्थापना का जो है, ये 8वीं शताब्दी के नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में की थी।
वह एक राजपूत थे। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी जो वत्सराज ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से तक शासन का विस्तार किया तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और वत्सराज की विस्तार नीति ने उसका बंगाल और बिहार के पाल शासक धर्मपाल के साथ जो है संघर्ष कराया था। कौन कराया था? वत्सराज ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित रागों पर विचार कीजिए। सिंधु भैरवी, तोड़ी, खमाज। उपवेद में से कितने हिंदुस्तानी संगीत के राग हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 30 नंबर बताइए। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ क्या क्या है? ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ख्याल, टप्पा प्रसिद्ध संगीतकार, और तानसेन, बैजू बावरा, सूरदास लोकप्रिय राग, सिंधु भैरवी, ये सब हैं। तो यानी कि तोड़ी, खमाज ये सभी है ना, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें, जितना मैंने बताया सभी हैं इसमें से। चलिए 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगम युग से संबंधित किलार, बेलिर और बेंदर शब्दों की व्याख्या करता है? ये प्रशासन के लिए अलग अलग इकाइयाँ थी। दूसरा है ये विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार भूमि के विभाजन थे। तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के करों से संबंधित शब्द थे। चौथा है ये शासकों के विभिन्न स्तर थे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। किला, किलार, वेलिर और बेंदर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये शासकों के विभिन्न स्तर थे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य समकालीन विषयों और तकनीकों के साथ सदियों पुरानी विरासत से प्रेरित लोक कला को प्रदर्शित करना है। और दूसरा है इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 32। चलिए, इसका उद्देश्य समकालीन विषयों और तकनीकों के साथ सदियों पुरानी विरासत में से प्रेरित लोक कला को प्रदर्शित करना है, सही है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये गलत है। देखिए इसका क्रियान्वयन जो है ये ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक होगा, ओनली वन। चलिए 33 देख लीजिए। अनेकांतवाद वास्तविकता सभी के लिए एक समान है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर वास्तविकता का अनुभव भिन्न होता है कि अवधारणा पर निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन द्वारा बल दिया गया है? अद्वैत वेदांत, सांख्य, जैन धर्म या न्याय? 33। देखिए अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है जैन दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, जैन दर्शन का। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन इसमें और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य ट्रेजरी बिल जैसी निश्चित आय उत्पन्न करने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करके समय के साथ मूल्य में वृद्धि करना है। और दूसरा है यह सामान्य तौर पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है, किंतु डेट म्यूचुअल फंड्स की तुलना में इसमें जोखिम और लागत अधिक होती है। कितने सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? 34। देखिए कह रहा है इसका उद्देश्य ट्रेजरी बिल जैसी निश्चित आय उत्पन्न करने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करके समय के साथ मूल्य में वृद्धि करना है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए इसमें रिटर्न का क्या पॉलिसी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक पर केंद्रित होते हैं और इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वे अन्य प्रकार के म्यूचुअल फंड की तुलना में संभावित रूप से उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें सही है कि यह सामान्य तौर पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है, किंतु डेट म्यूचुअल फंड की तुलना में इसमें जोखिम और लागत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए ये डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है कि यह एक वंशानुगत आनुवांशिक विकार है जो केवल माता पिता से ही उनकी संतानों में हस्तांतरित हो सकता है। और दूसरा है यह असामान्य कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है दोनों कथन सही है, सही व्याख्या नहीं करता है।
ऑप्शन सी है कि पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए, अब ऑप्शन दिख गया आपको, और अब इसको देखिए कथन, आंसर करिए। देखिए डाउन सिंड्रोम जो है, पहला है डाउन सिंड्रोम जो है यह वंशानुगत से नहीं है होता है। ठीक है, वंशानुगत से नहीं होता है, पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो वंशानुगत नहीं है तो क्या है, तो देखिए बल्कि यह भ्रूण विकास के दौरान स्वतः स्फूर्त रूप से कोशिका विभाजन में त्रुटियों के कारण होता है। और दूसरा सही है कि एक इसमें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बनना होता है, कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी, डी लगाएंगे कि पहला कथन सही नहीं है और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने लक्ष्य के करीब एक कदम और आगे बढ़े होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हो सकता है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त को भी पसंद मदद कर सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में नए सवालों नए अनुभवों के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने सपनों के पीछे लगे रहिए। जय हिंद।